दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज मैं आपको रस्किन बॉन्ड की एक बेहद ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी में थ्रिल है, मिस्ट्री है और प्रेम भी है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की चीड़ से भरी ढलानों को निहारते हुए विश्व प्रसिद्ध गीत द ब्लू डैन्यूब को सुनना भी एक अलग ही सुकून से भरा अनुभव था। दोनों दो अलग ही दुनिया की चीजें थी, मगर वॉल्स का वो संगीत ऐसा लगता था मानो जैसे वो उसी माहौल के लिए बना हो। धीमी धीमी बहती हवा और उनमें मध्यम मध्यम सी लहराती चीड़ की डालियां वॉल्स के मधुर संगीत के साथ नाचती सी प्रतीत हो रही थी। जिस रिकॉर्ड प्लेयर में वो संगीत बज रहा था वो तो एकदम नया था, मगर उसमें बज रहा रिकॉर्ड पुराना था, जो वहीं माल रोड के एक कबाड़ी की दुकान से लिया हुआ था। मेरे घर के सामने चीड़ के पेड़ों की एक कतार थी। उनके नीचे ढलान में सिंदूरिया के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक खास सिंदूरिया के पेड़ ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि वो पेड़ बाकी पेड़ों से बड़ा था और कॉटेज के नीचे स्थित एक घास के टीले पर अकेला खड़ा था। हवा इतनी तेज नहीं चल रही थी कि उस मजबूत पेड़ के तने को हिला सके, मगर फिर भी वहां कुछ था जो हिल रहा था। मेरे कमरे में बज रहे वॉल्स के संगीत की धुन के साथ झूल रहा था। वहां पर कुछ था जो सिंदूरिया के उस अकेले पेड़ की एक डाली से टंगा हुआ था। एक रस्सी थी जो हवा में लटकी नाच रही थी और उस रस्सी के एक सिरे में एक शरीर टंगा हवा के साथ इधर उधर घूम रहा था। मैं अपने कमरे की खिड़की में हक्का बक्का सा खड़ा बस उस शरीर को ही देख रहा था। रस्सी से टंगा हुआ वो शरीर हवा के झोंके के साथ मेरी तरफ घूमा और मैंने एक लड़की का चेहरा देखा। उसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। आंखों की चमक गायब थी। हाथ पैर उसके बेजान थे। मेरी आंखों के सामने एक शरीर झूल रहा था और कानों में वॉल्स का संगीत बज रहा था। मैंने अपना रिकॉर्ड प्लेयर बंद किया और तुरंत अपने घर से बाहर निकलकर नीचे भागा। चीड़ के पेड़ों के बीच बने रास्ते से दौड़ता हुआ मैं घास के उस टीले की तरफ भागा जहां सिंदूरिया का वो अकेला पेड़ खड़ा था। मुझसे डरकर झाड़ी में बैठी एक लंबी पूंछ वाली नीलकंठ चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और फड़फड़ाते हुए नीचे घाटी की तरफ उड़ान भरी। मैं बस जल्द से जल्द उस पेड़ में टंगी हुई लड़की की जान बचाने की उम्मीद से उसकी तरफ भाग रहा था, मगर जब मैं वहां पहुंचा तो देखा उस पेड़ में तो ना कोई रस्सी थी, ना ही उसमें टंगी हुई कोई लड़की। उस टीले में बस वो बड़े से तने वाला सिंदूरिया का पेड़ था और उसके सामने खड़ा मैं हैरान सा परेशान सा सिर उठाकर उस पेड़ की तरफ ही देख रहा था और सोच रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो मैंने देखा क्या वो मेरा सपना था। मगर तभी मेरे पीछे से किसी ने अपनी मीठी आवाज में मुझसे पूछा, आप क्या देख रहे हैं? मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और मैंने देखा एक लड़की अपनी छोटी छोटी खूबसूरत आंखों से मेरी तरफ ही देख रही थी। जिंदा चमकदार आंखें और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ। मैंने काफी अरसे से इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मैंने उस लड़की से कहा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। उस लड़की ने कहा, क्या आपने कुछ देखा उस पेड़ पर? हाँ, मेरा मतलब है कि मैंने कुछ देखा था, इसलिए मैं यहां आया। आप यहां क्यों आई हैं? क्या आपने भी कुछ देखा? उसके चेहरे की मुस्कान कुछ पल के लिए चली गई और वो बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखता, पर बाकियों को दिखता है कभी कभी। क्या बाकियों को क्या दिखाई देता है? मैंने पूछा। वो बोली, मेरी बहन। मैंने हैरानी से पूछा, आपकी बहन? हाँ, वो बोली, कई साल पहले इस पेड़ से लटक कर उसने अपनी जान दे दी थी। लोग तो ऐसा कहते हैं कि मेरी बहन आज भी उन्हें दिखाई देती है। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगी। टीले के ऊपर ही एक टेनिस कोर्ट था और साथ में पत्थर की एक बेंच
वो उस बेंच में जाकर बैठ गई। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मैं उसके पीछे गया और उसी बेंच में जाकर बैठ गया। मैंने उससे पूछा, क्या आप यहीं पास में रहती हैं? वो बोली, हाँ, वहां उस पहाड़ी के ऊपर मेरे पापा की एक बेकरी है। फिर उसने मुझे अपना नाम बताया, हामिदा। उसके 2 छोटे भाई भी थे। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मैंने उससे पूछा, अब हामिदा, आप तो काफी छोटी रही होंगी जब आपकी बहन ने क्या आप बता सकती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? हाँ, शायद वो जीना नहीं चाहती थी। हामिदा की आवाज में मायूसी थी। वो आगे बोली, उसकी शादी होने वाली थी, मगर वो किसी और से प्यार करती थी और उस लड़के का धर्म कुछ और था। वो मेरे पापा की ही बेकरी में काम करता था। मैंने पूछा, अच्छा, उस लड़के का क्या हुआ जिससे वो प्यार करती थी? क्या उसने भी खुद को मार लिया? हामिदा बोली, नहीं, वो यहां से चला गया और उसने दूसरी जगह नौकरी कर ली। नौकरी पाना आसान नहीं होता, है ना? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी नौकरी पाने की कोशिश ही नहीं की। तो हामिदा ने पूछा, अच्छा, तो फिर आप करते क्या हैं? मैं एक लेखक हूं, कहानियां लिखता हूं। हामिदा आश्चर्य के साथ बोली, लेखक? क्या लोग कहानियों के भी पैसे देते हैं? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। अगर लोग तुम्हारे पापा की बनाई ब्रेड के लिए पैसे दे सकते हैं तो मेरी बनाई कहानी के पैसे क्यों नहीं दे सकते? हामिदा बोली, पर लोगों को पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी तो चाहिए ही होती है। वो कहानी के बिना तो रह ही सकते हैं। हाँ, नहीं हामिदा, मैंने कहा, लोग कहानियों के बिना नहीं रह सकते। हामिदा, बड़ा ही खूबसूरत नाम, और नाम की ही तरह वो खुद भी खूबसूरत। मैं खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाया। सिर्फ प्यार करने से उसके प्रति मेरे मन में कोई वासना नहीं थी। मैं बस उसे देखकर ही खुश हो लेता था। मैं बस उसे देखता रहता था और वो बस बोलती रहती थी। मेरे कॉटेज के बाहर घास पर बैठती, जंगली बेर के रस में सने हुए अपने होठों से वो कभी अपने दोस्तों के बारे में बताती, कभी अपने कपड़ों के बारे में, तो कभी अपनी सबसे प्यारी चीजों के बारे में बताती। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा को बुरा तो नहीं लगेगा अगर तुम इस तरह रोज यहां होगी? वो हंसते हुए बोली, नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें कहा है कि आप मुझे पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाता हूं मैं तुम्हें? हामिदा बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली, ये तो उन्होंने पूछा ही नहीं, पर आप मुझे कहानी सुना सकते हैं। बस उस दिन के बाद से मैं उसको कहानियां सुनाया करता था। गर्मियों के दिन थे। सूरज की तेज किरणें उसकी तीसरी उंगली में पहनी हुई अंगूठी में चमक रही थी। एक पारदर्शी सुनहरा पुखराज चांदी के छल्ले में जड़ा हुआ। मैंने उसकी अंगूठी की ओर देखते हुए कहा, यह तो बड़ी ही खूबसूरत अंगूठी है। उसने तुरंत अपनी उंगली से वो अंगूठी उतारी और बोली, आपको पसंद है तो ये लीजिए, पहन लीजिए। यह आपको अच्छे अच्छे विचार देगी, कहानियां लिखने में आपकी मदद करेगी। इतना बोलकर उसने वो अंगूठी मेरी छोटी उंगली में पहना दी। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कुछ दिन इसे पहन के देखूंगा, उसके बाद मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। उस दिन उसने आने का वादा किया था। मैं नीचे पहाड़ों की तली में धारे की ओर जाने वाले रास्ते पर उतर गया। वहां वो मुझे बैठी मिली, पानी के ऊपर पथरीले किनारों से लगी छायादार जगह में पत्तियां बीनती हुई। मैंने कहा, ये क्या करोगी तुम इन पत्तियों का? उसने कहा, ये एक खास तरह की पत्तियां हैं, इन्हें आप सब्जी की तरह पका सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा, फिर तो काफी स्वादिष्ट होंगी। नहीं, वो बोली, पर यह गठिया के लिए बहुत अच्छी है, मेरी दादी को है, वो बहुत बूढ़ी हैं। मैंने कहा, तो फिर झरने के पास तो और भी पत्तियां होंगी, चलो ना वहां चलते हैं। बस फिर क्या था, हमने अपने अपने जूते उतारे और नदी के पानी में उतर गए।
घाटी धीरे धीरे अंधेरे में समा रही थी। सूरज पूरा डूब चुका था। पानी के ठीक किनारे न जाने कितनी ही पत्तियां उगी हुई थी। हम दोनों उन पत्तियों को उठाने के लिए झुके और खुद को एक दूजे की बाहों में पाया। और फिर एक दूजे की आंखों में खोए हुए हम उतर आए पत्तियों के एक मखमली बिछौने पर। वो सब ऐसा था मानो जैसे कोई सपना हो। दूर अंधेरे में किसी पेड़ की एक डाल में बैठी एक चिड़िया की मीठी आवाज मधुर संगीत में बदल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो चिड़िया गा रही हो और उस गीत के बोल हों, ये वक्त नहीं जो बीत रहा है, ये तुम हो और मैं हूं। अगले दिन मैंने उसका इंतजार किया, उसी जगह में जहां हम अक्सर मिला करते थे, मगर वो नहीं आई। उसके अगले दिन भी मैंने उसका बहुत इंतजार किया, मगर वो तब भी नहीं आई। काफी दिन बीत गए उसे देखे बिना। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या वो बीमार है, या उसे घर में बंद कर दिया गया है, या फिर उसे कहीं दूर भेज दिया गया है। मैं ये भी नहीं जानता था कि वो रहती कहाँ है, इसलिए किसी से पूछ भी नहीं सकता था, और पूछना चाहता भी तो क्या पूछता। फिर एक दिन मैंने लगभग 1 मील नीचे सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान पर एक लड़के को ब्रेड और पेस्ट्री लाते हुए देखा। उसकी आंखें कुछ कुछ हामिदा की आंखों की तरह दिखाई दे रही थी। जब वो दुकान से बाहर निकला तो मैंने उसका पीछा किया ऊपर पहाड़ी तक। ऊपर पहाड़ी में एक कच्ची सड़क के किनारे एक बेकरी थी। मैंने उस लड़के को रोका और पूछा, क्या ये तुम्हारी बेकरी है? वो छोटा लड़का खुश होते हुए बोला, हाँ, क्या आपको कुछ चाहिए? ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री मैं आपके घर पर भी पहुंचा सकता हूं। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर, पर अभी मुझे कुछ और जानना था। वो लड़का सवालिया नजरों से मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी बहन हामिदा, वो कहाँ है? मेरी बात सुनकर तुरंत उस लड़के के चेहरे के भाव बदल गए। वो रूखे स्वर में बोला, क्यों, आप क्यों जानना चाहते हैं? मैंने कहा, अब वो इसलिए क्योंकि मैंने उसे काफी वक्त से देखा नहीं है। वो लड़का बोला, आप उसे देख भी नहीं सकते? मैंने कहा, क्यों, क्या वो कहीं चली गई है? वो लड़का बोला, सर, लगता है आप काफी समय बाद लौटे हैं। दीदी तो काफी समय पहले ही गुजर चुकी है, उसने खुद को मार लिया। क्या आपको इस बारे में नहीं पता? मैंने कहा, नहीं, पर वो तो तुम्हारी दूसरी बहन थी ना? वो छोटा लड़का बोला, नहीं सर, मेरी सिर्फ एक ही बहन थी, हामिदा, और वो मर गई जब मैं बहुत छोटा था। अगर आपको और ज्यादा जानना है तो मेरे पापा से बात करें। इतना बोलकर वो लड़का वहां से तेजी से चला गया। मैं चुपचाप जहां पर खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे जिनके जवाब शायद थे ही नहीं। उस रात एक तेज आंधी आई। मेरे बेडरूम की खिड़कियां तेज हवा से टकराती हुई आवाजें कर रही थी। मैं उसे बंद करने के लिए उठा और खिड़की से बाहर झांका। बाहर बिजली कड़क रही थी और उसकी तेज रोशनी में मैंने सिंदुरिया के उसी पेड़ में उस शरीर को लटके दोबारा देखा। हवा के झोंकों के साथ झूलता हुआ मैंने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, मगर उसका सिर झुका हुआ था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। बिजली कभी कड़कती, कभी एकदम से चारों तरफ अंधेरा छा जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब तक जो मेरे साथ बीता, क्या वो एक सपना था। मगर तभी मेरी नजर खिड़की को पकड़े हुए मेरे हाथ की तरफ गई और मैंने देखा मेरे बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहना हुआ पुखराज अभी भी चमक रहा था। वही अंगूठी जो हामिदा ने मेरी उंगली में पहनाई थी। दूर जंगल से आती हुई एक फुसफुसाहट मेरे कानों में किसी गीत की तरह बज रही थी, जिसके बोल थे, ये वक्त नहीं जो बीत रहा है, ये तुम हो और मैं हूं, ये तुम हो और मैं हूं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनें।
मुझे और रस्किन बॉन्ड की इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।